आम चुनाव समाप्त हो गए और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने अपना तीसरा टर्म संभाल लिया है। अमूमन आम चुनाव के तुरंत बाद कुछ महीने तक सियासत में खामोशी रहती है, लेकिन इस बार हालात अलग है। 4 जून को जिस तरह के नतीजे आए और एक दशक बाद देश में गठबंधन की राजनीति का दौर लौटा, उससे संकेत जा रहा है कि 2024 में कहानी अभी बाकी है। अगले कुछ दिन गवर्नेंस से लेकर राजनीति तक कई उठापटक और बड़ी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यानी कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने वाली हैं जिनका देश की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती ये सामने आई है कि वह इस बात को दिखाएं कि गठबंधन में आने के बाद भी उनका इकबाल कम नहीं हुआ। इसका पहला बड़ा प्रमाण तुरंत 23 जुलाई को दिखेगा, जब तीसरे टर्म का पहला पूर्णकालिक बजट पेश होगा। बजट पेश होने से पहले सहयोगी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए बड़े वित्तीय पैकेज का दबाव डाल रहे हैं। अगर केंद्र सरकार उन्हें पैकेज देती है तो दूसरे राज्यों की ओर से भी दबाव बढ़ेगा। साथ ही सरकार बजट में रिफॉर्म की ओर अपना रास्ता बरकरार रखती है या पॉपुलिस्ट एजेंडा अपनाने का लोभ दिखाती है, ये भी देश की दिशा को तय करेगा। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा था कि तीसरा टर्म बड़े फैसलों का होगा। ऐसे में बड़े फैसलों का रास्ता बजट या सांसद सत्र से जाता है। बजट सत्र में न सिर्फ बजट बल्कि बाकी बिलों पर भी नजर रहेगी, जिसे केंद्र सरकार इसमें पेश करेगी। याद करें कि किस तरह 2019 में दूसरा टर्म संभालने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने पहले ही संसद सत्र में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के अलावा नागरिकता संशोधन कानून तक पास कर लिया था। लेकिन क्या अब सरकार बड़े फैसलों के लिए तैयार है? क्या अभी भी सरकार और बीजेपी इसके लिए जोखिम लेने को तैयार है? ये भी अगले कुछ दिनों में खासकर संसद के बजट सत्र में दिख जाएगा। वहीं संसद के पहले सत्र में ही विपक्षी दलों ने साफ संकेत दे दिया कि अब वह झुकने वाली नहीं है और सरकार से टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में आक्रामक हो चुके विपक्ष से सरकार किस तरह निपटती है, वह भी आगे की दिशा तय करेगा। इसके अलावा सरकार को अगले कुछ दिनों में जनगणना पर भी फैसला लेना है। 2021 में जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि अक्टूबर में इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन इसमें जाति जनगणना जोड़ने का दबाव विपक्ष का पहले से ही है। इस पर अब सहयोगी के रूप में जेडीयू और टीडीपी ऐसी पार्टियां हैं जो पहले से जाति जनगणना के पक्षधर रही हैं। नीतीश कुमार तो बिहार में राज्य स्तर पर जाति जनगणना करवा चुके हैं। ऐसे में विपक्षी दबाव को नजरअंदाज करना अब उतना आसान नहीं होगा। गवर्नेंस के अलावा 2024 में राजनीतिक पिच पर भी घमासान होने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव अब बेहद अहम हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार और बीजेपी के इकबाल के लिए ये चुनाव इस बार मेक या ब्रेक मोमेंट होंगे। अगर बीजेपी इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो फिर वह अपनी हल्की पड़ी चमक को न सिर्फ वापस हासिल करेगी, बल्कि ऐसे दल जो अभी तटस्थ रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको फिर अपनी ओर आकर्षित करेगी। दूसरे दलों के नेताओं की बीजेपी से निकटता फिर से देखने को मिल सकती है, जो उसे मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही राज्यों पर उसका नियंत्रण बना रहेगा, जिससे बड़े फैसलों के लिए राजनीतिक जनादेश का सपोर्ट भी रहेगा। लेकिन इसका उलट हुआ तो फिर बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए आगे की राह बेहद कठिन हो जाएगी। यहाँ से सहयोगियों के दबाव का भी असल रूप सामने आ सकता है। इतना ही नहीं, प्रतिकूल परिणाम बीजेपी की आंतरिक संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और गुटबाजी सामने आ सकती है। यही कारण है कि बीजेपी इस चुनाव को करो या मरो की तर्ज पर ले रही है। महाराष्ट्र में मजबूत विपक्ष से निपटने के लिए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने मध्य प्रदेश की लाडली योजना को लॉन्च किया, जिसमें सरकार महिलाओं को 1500 रुपए की सहायता हर महीने देती है। इसे आनन फानन में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। उसी तरह हरियाणा और झारखंड में भी बीजेपी अपना सब कुछ झोंक रही है, लेकिन पार्टी को पता है कि ये चुनाव आसान नहीं है। दरअसल 4 जून को आए चुनाव परिणाम में यही ऐसे राज्य थे जहां विपक्ष ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही 2025 में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, सिर्फ बिहार के चुनाव होंगे, जहां बीजेपी पहले ही जेडीयू के साथ सरकार में है। ऐसे में वहां भी जेडीयू हर हाल में बीजेपी पर हावी होने की कोशिश करेगी।